बच्चों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है मिशन लक्ष्य पर। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे नेट की एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, इसके पहले के टॉपिक बच्चों कवर हो चुके हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ये जेडी कृष्णमूर्ति, यानी कि जिद्दू कृष्णा स्वामी के बारे में। ये जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये एक इनका जो जन्म हुआ था बच्चों, वो 12 मई 1895 में हुआ था। और इनके पिता का नाम जो था वो जिद्दू नारायणी तथा नारायणीय, और माता का नाम संजीव वर्मा था। अब इनके बारे में बच्चों ये है कि इनका जन्म जो है वो मद्रास के पास आंध्रा में, जो कि अब आंध्रा में ज़िला है, वहाँ पे इनका हुआ था जन्म। एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनकी जो माँ थी उनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई थी, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये लोग कई भाई बहन थे, तो इनको फिर जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो मेंबर थी, कार्यकर्ता थी या उसकी प्रमुख थी, एनी बेसेंट ने उन्होंने इनको गोद ले लिया था। तो पहले तो इनकी पुस्तकों के बारे में जानते हैं, बुकों के बारे में कि इन्होंने कौन कौन सी बुकें लिखी हैं। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से जो मुख्य हैं उसके बारे में हम आप यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे कि पहली बुक है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी है, द अवेकनिंग ऑफ द इंटेलिजेंस। ये अवेकनिंग की बात करते थे, यानी कि स्वयं को जानने की बात करते थे। सेकंड नंबर है फ्रीडम फ्रॉम द नोन। थर्ड है एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। एंड फोर्थ है द एंडिंग ऑफ टाइम। फिफ्थ है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। सिक्स है एट द फीट ऑफ द मास्टर। गुरु के चरणों में, अगर हिंदी में कहें तो गुरु के चरणों पर हो सकता है इसका। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जब छोटे थे तो उनकी जो माता जी थी का देहांत हो गया था। तो उनकी माता जी का देहांत हो गया था। और ये इनको देख के ऐसे लगता था कि बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, ये प्रतिभा के बहुत धनी लगते थे। इनको देख के मतलब आदमी देख के ही और जान जाता था कि हाँ, ये काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है। तो इनके जो फादर थे वो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी उसमें कार्य करते थे। तो जब इनकी माता जी की डेथ हो गई तो ये पूरा परिवार जो है वहीं पर उस सोसाइटी में ही रहने लग गया, और सोसाइटी में रहने लगा। और ये जो आपके एनी बेसेंट जो थी, जिन्होंने कि यहाँ पे अपने इंडिया में इस सोसाइटी को संभालती थी, इसकी प्रमुख थी, उन्होंने मतलब इनको गोद ले लिया इनकी प्रतिभा को देख के। और उनको लगता था कि ये बच्चा जो है आगे चल के बहुत महान व्यक्तित्व बनेगा, बहुत महान व्यक्तित्व इसका होगा। तो उन्होंने इनको गोद ले लिया, उनकी पढ़ाई लिखाई का और इनकी परवरिश का सारा जिम्मा उन्होंने ले लिया। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसके बारे में बच्चों जानते हैं कि इसकी स्थापना जो हुई थी, अगर आप लोगों से यह पर्याय अगर पूछा जाता है तो बच्चे ज़्यादातर यही बताते हैं कि इसकी स्थापना जो थी वो एनी बेसेंट ने की थी। लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जो स्थापना थी वो मैडम बाल्स्की और कर्नल अलकांट द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। ये न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी सोसाइटी की। और इसी की जो शाखा है वो भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी के पास ओडियार में थी। तो इसके जो, जैसे कि मैंने बताया कि स्थापना मैडम बाल्स्की ने और कर्नल अलकाट द्वारा की गई थी, इसको आप ध्यान रखिए। और भारत में इसकी सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो ओडियार यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी के पास है। और इसका जो प्रचार प्रसार इंडिया में जो था वो एनी बेसेंट द्वारा किया गया था।
तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जब छोटे थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई, ये तो मैंने आपको बताया ही है, और एनी बेसेंट ने उन्हें गोद ले लिया। अब जीडी कृष्णमूर्ति जो थे वो एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, उनको देख के ही लगता था, और वो हर चीज़ में, पढ़ाई में, हर चीज़ में बहुत तेज़ थे। तो उनको देख के ही लगता था कि ये विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने, वह जो और भी प्रमुख थे वहाँ के, जो सोसाइटी के प्रमुख थे, उन्होंने कृष्णमूर्ति के विशिष्ट गुण दिखाई दिए उनको, जो कि उन्होंने सोचा कि ये बच्चा आगे चलकर विश्व गुरु यानी कि वर्ल्ड टीचर हो सकता है, इसको बनाया जा सकता है, इसके अंदर इतनी प्रतिभा है, तो जो कि एक विश्व गुरु और वर्ल्ड टीचर में होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन बच्चों नेट में आ सकता है कि विश्व गुरु या वर्ल्ड टीचर के बारे में अगर बात हो तो वहाँ जीडी कृष्णमूर्ति का नाम आप टिक कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि इनका जो पहला पॉइंट देखिए, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ये क्या है, इसके बारे में जानिए, थोड़ा जानना चाहिए आप लोगों को। ये अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था थी। ये जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में बहुत सी धार्मिक संस्थाएं होती हैं, उसी तरह से ये एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था थी। तो उनके जीवन पर इस आध्यात्मिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ा, और 1912 में उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, और 1927 में एनी बेसेंट जो थी, जो इस सोसाइटी के प्रमुखों को लगा कि उन्हें विश्व गुरु घोषित किया जाए, उनको ऐसा महसूस हुआ, और इसीलिए उन्होंने इनकी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया, इनको इंग्लैंड भेजा गया कि इनकी शिक्षा अच्छी तरह से पूर्ण हो सके। तो एक संस्था की स्थापना की गई, जिसे हम ऑर्डर ऑफ द स्टार के नाम से ये संस्था स्थापित हुई। और ये क्यों स्थापित हुई, इनको विश्व गुरु बनाने के लिए एक तरह से सपोर्ट करने में ये स्थापित हुई थी। ये इसीलिए संस्था स्थापित हुई कि इनको एक विश्व गुरु बनाया जाए, और उसमें इनकी कैसे हेल्प हो, कैसा प्रचार प्रसार हो, इसके लिए ये संस्था थी ऑर्डर ऑफ द स्टार नाम की संस्था स्थापित की गई। अब 2 साल के बाद, 4 पॉइंट पे देखिए, 2 साल के बाद ही जीडी कृष्णमूर्ति ने इस संस्था को भंग कर दिया। अब क्यों भंग कर दिया उसके बारे में जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ द स्टार जो संस्था थी, इसको भंग करते हुए उन्होंने कहा, ये जो मैंने इसमें लिखा है ब्लैक पेन से, बच्चों इस पे ध्यान दीजिए, ये कोटेशन आ चुकी है और फिर आने की संभावना है, तो आप इसको ध्यान से देखिए कि उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार क्यों भंग किया। उन्होंने कहा कि अब से कृपा करके याद रखें कि मेरा कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि गुरु तो सच को दबाते हैं, और सच तो स्वयं तुम्हारे भीतर है। सच को ढूंढने के लिए मनुष्य को सभी बंधनों से स्वतंत्र होना आवश्यक है। छात्रों, यहाँ पे बच्चों ये वो कहना चाहते हैं कि जो गुरु है, गुरु जो है बच्चों, जो उसने अपने गुरु से जाना है, जो अपनी किताबों में पढ़ा है, उसी को सत्य मानता है, वही फिर आगे जो बच्चे आएंगे, स्टूडेंट होंगे, उनको वही बातें बताएगा। तो सत्य क्या है? सत्य तो स्वयं उसने भी नहीं जाना, उसने जो पहले से परिपाटी, जो पहले से आ रहा है ज्ञान, उसी पे उसने विश्वास करके आपको बता दिया। तो उन्हें असली सत्य तो उन्होंने जाना ही नहीं, और सबका सत्य के प्रति दृष्टिकोण भी सबका अलग अलग होता है। कुछ बिलीफ सिस्टम अलग होते हैं, कोई किसी चीज़ को सत्य मानता है, कोई किसी बात को सत्य मानता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी गुरु और कोई भी शिष्य नहीं है, जो अपना रास्ता है वह स्वयं ही बनाया जाता था। यही बात महात्मा बुद्ध भी कहते थे कि सत्य की स्वयं ही खोज करो, और सत्य तुम्हारे अंदर है। तो इन्होंने कहा कि सच जो है, सच को स्वयं तुम्हारे भीतर है। सत्य को ढूंढने के लिए सभी बंधनों से स्वतंत्र होना आवश्यक है, और जो सत्य का मार्ग है वो कोई बता नहीं सकता कि आप इसी रास्ते से जाइए तो आपको सत्य के दर्शन हो जाएंगे, आपका आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, या आप ईश्वर को जानेंगे। ये आपको कोई बता नहीं सकता, ये रास्ता आपको स्वयं खोजना है। अब
जो 6 पॉइंट है बच्चों देखते हैं, उन्होंने कहा कि जी.डी. कृष्णमूर्ति जो थे वो मानसिक क्रांति की बात करते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल रिवोल्यूशन की बात करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? मानसिक क्रांति बच्चों वो है जो एक तरह से मानसिक या मन की क्रांति या बौद्धिक क्रांति या मनोवैज्ञानिक क्रांति उसकी बात करते हैं। वे मस्तिष्क की प्रकृति यानी मस्तिष्क की जो नेचर है और ध्यान यानी मेडिटेशन की बात करते हैं, और मानवीय संबंध आपस में कैसा होना चाहिए, समाज में सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाए जाएं, इन विषयों पर वो ध्यान देते हैं और उन विषयों के वो विशेषज्ञ भी माने जाते थे। मनुष्य को 8 पॉइंट देखते हैं, उन्होंने कहा कि मनुष्य को मानसिक क्रांति की ज़रूरत है। मानसिक क्रांति का अर्थ यहाँ पे ये दिया गया है कि जो दूसरा सत्य कह रहा है उस पे हम अपने विचार का मंथन करें, अपना तर्क रखें, उसको सोचें कि जो दूसरा व्यक्ति जो बात कह रहा है, जो तथ्य कह रहा है उसमें कितना सत्य है। अपने माइंड से सोचिए, ये नहीं कि दूसरा जितना बताए उसी राह पे हम चलते चले जाएं। हर मनुष्य को ईश्वर ने अलग मस्तिष्क दिया है, दिमाग दिया है कि वो अपने आप सोचे, उस विचार को अपने मूल्यों पे तौले, क्या ये ठीक है कि गलत है। इसे ही मानसिक क्रांति कहते हैं। अपने मन में विचार करे, तर्क करे और फिर सत्य की खोज करे। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य को मानसिक क्रांति की ज़रूरत है। कोई बाह्य ज्ञान जैसे गुरु ने बता दिया, बाह्य ज्ञान आपका हो गया, पुस्तकें हो गई, और गुरु का ज्ञान इन मानसिक क्रांति को ये नहीं ला सकता जब तक कि हम स्वयं किसी चीज़ को ना ढूंढें। अगर हम गुरु के द्वारा बताई गई बात पर वहीं बैठ जाते हैं, कुछ अपना प्रयास नहीं करते हैं, तो हम आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते और सत्य की खोज नहीं कर सकते। 9 पॉइंट है, उन्होंने कहा है कि अपनी मसीहाई छवि को नकारते हुए स्वयं को एक साधारण मनुष्य माना। अब जैसा कि बच्चों अभी हमने देखा कि उनको विश्व गुरु यानी कि वर्ल्ड टीचर का खिताब दिया गया था, और उनको बहुत ये एक मान सम्मान बहुत बड़ा था। तो एक तरह से वो ये नहीं सोचते थे कि अगर उनको सबसे अलग जाना जाए। वो जब किसी चीज़ को बच्चों जो अलग जाना जाता है, कोई जब विशेष वो दिया जाता है, सेलिब्रिटीज़ को देखिए तो उनमें कहीं ना कहीं बनावटीपन सा आ जाता है। वो साधारण और जो एक मैच्योरिटी रहती है, जो एक सत्यता वाली बात रहती है, वो कहीं खो जाती है। अभी आप ही देखिए, जो व्यक्ति हमसे बहुत सहज रहता है तो हम उससे अपने मन की बात अच्छी तरह से कर लेते हैं, और जो व्यक्ति को जानते हैं कि बहुत ज़्यादा रॉयल है या बहुत विशेषज्ञ, तो उससे हम थोड़ा सा इतना अपने मन को जोड़ नहीं पाते हैं। तो उसी तरीके से वो कहते हैं कि जो उनकी छवि बनी हुई थी विश्व गुरु की, उनको माना जाता था, तो उन्होंने कहा, इस छवि को नकारते हुए कहा कि कोई गुरु शिष्य नहीं है, मैं भी आप लोगों की तरह ही साधारण मनुष्य हूँ। 10 पॉइंट देखते हैं। वे कहते थे केवल पुस्तकों से सीखना, केवल पुस्तकों को ही पढ़ लेना, तथ्यों को रट लेना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि मनुष्य को तो प्रकृति से जुड़ना चाहता था। प्रकृति से उनका बहुत लगाव था कि प्रकृति से जुड़ना चाहिए, हम इस योग्य बने। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कि वो शिक्षा का मतलब है कि हम प्रकृति से दूर हो जाएं, प्रकृति से जुड़ें। और जैसे पक्षियों का बोलना है, कलक है, प्रकृति का सौंदर्य, पहाड़ हैं, प्रकृति कितनी सुंदर है, उसको देखें, उसको महसूस करें, अनुभव करें। 11 पॉइंट है, कृष्णमूर्ति के अनुसार सत्य एक पथहीन भूमि है। पथहीन यानी कि उसका जो मार्ग है, मार्ग रहित है, वो उस पर कोई एक विशेष मार्ग नहीं कि इसी से हम चल के सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं, ये कोई ऐसा मार्ग नहीं है। तो सत्य तक पहुंचने के लिए कोई बना बनाया मार्ग नहीं है, सत्य तो स्वयं के अंदर है। अतः उन्होंने कहा कि स्वयं को जानो। अब इनका जो शैक्षिक दर्शन था उसको पढ़ते हैं बच्चों। इन्होंने कहा कि छात्रों के
सर्वांगीण विकास के लिए, यानी कि उनका जो पूरा डेवलपमेंट हो पूरे तरीके से कहने का अर्थ है कि उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हर तरीके से, सामाजिक, नैतिक, हर तरीके से जो विकास होना चाहिए उस पर वो बल देते हैं। इसका पहला पॉइंट है, उन्होंने कहा यदि शिक्षा व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है, एक दौड़ में शामिल करने के, जैसे एक रैट की दौड़ होती है, चूहे की दौड़ होती है कि वो एक तरह से भागते ही चला जाता है, ना तो उसमें महसूस करने की शक्ति रह जाती है, ना समझने की शक्ति रह जाती है, केवल वो अंधाधुंध दौड़ में एक प्रतियोगिता की तरह ही भागता चला जाता है, उसको महत्वाकांक्षी हो जाता है, तो उसमें ईर्ष्या की भावना भी हो जाती है। इससे जो समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो गरीब हैं, जिनको उनका शोषण और ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका शोषण और पहले तो होता ही है और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं, उन्होंने कहा शिक्षा जो है वो भय पे आधारित नहीं होनी चाहिए। अब भय का मतलब ये है कि जैसे टीचर हैं बच्चों, और जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में भय का नहीं स्थान होना चाहिए। शिक्षक अगर सहज स्वभाव का है तो बच्चे भयभीत नहीं होंगे, बच्चे उससे अपने क्वेश्चन हैं, अपने बातें हैं, वो अच्छी तरह से शेयर कर पाएंगे। तो भय का स्थान उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। और छात्र जो है और शिक्षकों के बीच में संप्रेषण अगर नहीं होगा तो जो मेधा शक्ति है, क्रियाशीलता, उसका विकास नहीं होगा। ये तो बात सत्य ही है कि अगर छात्र, टीचर पढ़ा रहा है और छात्र केवल सुन के उसको सुनते रहते हैं, उनके बीच में संप्रेषण नहीं होता है, यानी कि ना क्वेश्चन पूछते हैं, ना अपने मन की बात जो उनमें डाउट आ रहे हैं उनके मन में वो नहीं पूछते हैं, तो जो उनकी मेधा शक्ति है, जो उनकी बुद्धि है, वो जो जिज्ञासाएं हैं, जो क्रिएटिविटी है, वो फिर आगे पनप नहीं पाती है और क्रियाशीलता और बुद्धि का अच्छी तरह से विकास नहीं होता है। इसी बारे में यहाँ बताया गया है। अनुशासन के बारे में कहते हैं कि अनुशासन जो है वो आंतरिक अनुशासन हो चाहिए। आंतरिक अनुशासन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे अंदर अनुशासन की भावना नहीं है और हम टीचर जो हैं वो बहुत सख्त हैं, वो आ गए तो हम डर के मारे उनका सम्मान करेंगे। मन में अंदर से अनुशासन नहीं है हमारे अंदर, लेकिन हम उन डर के मारे उनकी बातें मानेंगे और फिर जब वो चले जाएंगे फिर हम अपनी जो काम करते हैं या जो हम अपने जीवन में अनुशासन नहीं वो करते, वो हम फिर फॉलो करेंगे, यानी उनके डर के कारण हम कर रहे हैं हर काम, और वैसे मन में हमारे अनुशासन की अच्छी भावना या पंक्चुअलिटी की भावना नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमारे अंदर आंतरिक अनुशासन हो, यानी कि ये नहीं कि टीचर को देखा तभी हम अनुशासित हैं। हम अपने मन में कि किस तरीके से हमको जीवन में अपने अनुशासन में रहना है, किस तरह से टाइम पे आना है, टीचर का सम्मान करना है, कार्य अपना पूर्ण करना है, ये जो आंतरिक सम्मान है वो होना चाहिए। तो अब शिक्षक और शिक्षार्थी के बारे में कहते हैं कि जो शिक्षक है और शिक्षार्थी है, ये दोनों ही मिलकर एक उन्नत समाज का निर्माण करते हैं। जो ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं एक अच्छे समाज के लिए, एक उन्नत समाज के लिए, कि जो शिक्षार्थी है उसे निश्चित रूप से शिक्षक को अच्छे कार्यों को उसको फॉलो करना चाहिए, और शिक्षक जो है उसे रोल मॉडल तो बनना ही चाहिए छात्रों का, क्योंकि छात्र उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे समाज का इन दोनों को मिलकर निर्माण करना चाहिए जो भय रहित हो, हिंसा रहित हो। अब कृष्णमूर्ति जो थे, इनकी एक बात बच्चों यही थी, इन्होंने ये भी कहा कि जो छात्र हैं, जो मनुष्य है, वो प्राय या तो पास्ट में जीता है और या तो वो फ्यूचर की बातों से, फ्यूचर आने वाले भविष्य से भयभीत रहता है। जो उसके पास्ट में हो गया उसको लेके पड़ा रहता है, ये हुआ वो हुआ, और या तो वो भविष्य की घटनाएं, जो भविष्य में क्या होगा ये कर लें, ये ऐसा भी सामान इकट्ठा कर लें, ये भी भविष्य की बहुत चिंता रहती है।
तो इससे जो उसके वर्तमान का टाइम है, जो प्रेजेंट टाइम है, वो उसको अनुभव नहीं कर पाता, उसकी खुशी को महसूस ही नहीं कर पाता। और जो बच्चों वर्तमान है, वर्तमान सदैव आपका भविष्य बनाता है, इसीलिए वर्तमान पे तो फोकस हमको ज़रूर करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि आप पास्ट से निकलिए, पास्ट की बातों को पीछे छोड़िए, क्योंकि उसमें कोई पावर ही नहीं, कुछ नहीं है उसमें। और भविष्य की चिंता न करिए, जो वर्तमान है वर्तमान में रहिए, और वर्तमान का जो कार्य है, वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए, उस पर पूरा फोकस कीजिए। और उन्होंने उनसे संबंधित कुछ विद्यालय भी हैं जो उन्होंने खोले और उनके नाम पे खोले गए, जैसे राजघाट एनी बेसेंट स्कूल, ऋषि वैली स्कूल जो कि इंडिया में है, भागीरथी वैली स्कूल, और ये सब प्रमुख स्कूल हैं जो उनके नाम पर किए गए। तो बच्चों, अब हमने इनकी फ़िलॉसफी पढ़ी है, जेडी कृष्णमूर्ति की। एक बहुत महान व्यक्तित्व था इनका, और कैलिफोर्निया में ये रहते थे, इंडिया से गए थे ये। इंडिया के आंध्रा, इस टाइम आंध्रा में है, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। और इनकी फ़िलॉसफी से तो आप परिचित ही होगा, इन्होंने शिक्षा के बारे में कहा। इसमें जो प्रमुख है वो आप देखिए, इन्होंने एक तो वर्ल्ड गुरु की बात की है, और दूसरी इन्होंने इनके स्कूलों की चर्चा हो जाती है। और ये सोसाइटी से जुड़े थे, जिस सोसाइटी से फिर उन्होंने बाद में अपना नाता तोड़ लिया। नाता क्यों तोड़ लिया? कि ये अपना दृष्टिकोण बनाना चाहते थे। उसका जो उस सोसाइटी का दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण को अपना दृष्टिकोण नहीं मानते थे ये अपना दृष्टिकोण। क्योंकि अगर हम किसी सोसाइटी से अगर बंधे रहते हैं तो उसी की मान्यताओं को, उसी की दृष्टिकोणों को हमको आगे लेके जाना पड़ता है। तो ये इससे संतुष्ट नहीं थे, ये अपने दृष्टिकोण से चलना चाहते थे, इसीलिए उस सोसाइटी से भी इन्होंने नाता तोड़ लिया। और जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, स्टार, ये जो संस्था थी, ऑर्डर ऑफ द स्टार, इसको भी इन्होंने भंग कर दिया। तो बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और बच्चों, हाँ, एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को लाइक करिए, और अपने दोस्तों को जो आपके विषय के पढ़ रहे हैं, उसकी तैयारी करें, उनको ज़रूर शेयर करिए और लाइक कीजिए। क्योंकि ये अभी नया चैनल है, तो उस आपके सपोर्ट की इसमें बहुत आवश्यकता है। और एक टीचर और छात्र एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तभी जीवन में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।